दोस्तों, इससे पहले हमने बात की थी पुनर्जागरण की, आर्थिक सुधार, धर्म सुधार और भी हमने समुद्री खोजों के बारे में बात की थी। मगर अब हम क्रांतियों का युग पढ़ने जा रहे हैं और ये टॉपिक लाइन टू लाइन चल रहे हैं। तो आप अपनी बुक ओपन करके देखा करें, मैंने कई बार आपसे कहा है, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे इस लेक्चर को। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके आप एक बार डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। लाइन टू लाइन हम चल रहे हैं एन के सिलेबस के साथ क्लास 10th के। सो जिस भी बच्चे का एन से एडमिशन है, तो प्लीज़ आप इन लेक्चर्स को देखें, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और बिना झिझक अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्रांतियों का युग शुरू करते हैं। देखिए, 1848 के बाद क्या वो यूरोपीय क्रांतियों से पारंपरिक अधिकार के विपक्ष में राजनीतिक उथल पुथल का दौर आया। यानी कि मैं कहूँ तो 1848 के बाद से ना यूरोप के अंदर कई क्रांतियाँ हुई। ठीक है, और कई क्रांतियाँ इस कारण हुई थी क्योंकि राजनीतिक जागरूकता, स्वतंत्रता के विचार, समानता और भाईचारा। ठीक है, और प्रिंटिंग प्रेस द्वारा ये लोकप्रिय हो गया। ठीक है, और इसी ने आगे जाके क्रांतियों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाया। क्योंकि हम सब जानते थे कि प्रिंटिंग प्रेस से क्या था कि अब एक चीज़, एक बात आप दूर तलक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। ये हम जानते हैं किससे? प्रिंटिंग प्रेस से। ठीक है, आज यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, पर्चा छपवाया, आप गांव में ले जाएं, गांव में जाके पढ़ें वो चीज़ें, तो बदल थोड़ा जाएगी वो चीज़ें। ठीक है, और इसी कारण हम देखते हैं कि कई यूरोपियन कंट्री जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, इन सब के अंदर और इन यूरोपियन अमेरिका में भी हम क्या देखते हैं? क्रांति देखते हैं। ठीक है, अमेरिका के अंदर तो हम गृह युद्ध भी देखते हैं, रूस के अंदर भी गृह युद्ध देखते हैं। ठीक है, और जिस तरीके से क्या होता है कि समाज प्रोत्साहित होता है राष्ट्रवाद की तरफ और आज़ादी की तरफ। ये एक भावना है राष्ट्रवाद और आज़ादी की, जो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी समाज के लिए जरूरी होती है। तो टॉपिक है 3.7.1 यानी गौरवपूर्ण क्रांति। गौरवपूर्ण क्रांति के अंदर हम देखते हैं कि 1688 में इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ के जो राजा होते हैं, जिनको स्टुअर्ट राजा जेम्स द्वितीय के नाम से जाना जाता था, उन्होंने देशवासियों से लोकप्रिय समर्थन खो दिया। उसके पीछे का रीज़न ये था कि एक तो लोगों के प्रति कठोर रवैया था इनका, और दूसरा एक महंगी स्थायी सेना बना दी थी इन्होंने। अब महंगी स्थायी सेना बनाओगे तो कर कहाँ से लोगे तुम? टैक्स तो आम जनता से लोगे, तो आम जनता तो परेशान होगी होगी। और इसके अलावा सरकार रोमन कैथोलिक लोगों में रोजगार की वृद्धि कर रही थी, ना कि सभी लोगों में। ठीक है, और सेना पर खर्चा, विश्वविद्यालयों पर खर्चा, इन सब ने ना वहाँ की आम जनता को इतना परेशान कर दिया कि आम जनता ने बोल दिया भैया राजा स्टुअर्ट को वहाँ से हटाओ। और इसके लिए क्या किया, जो वहाँ की प्रेजेंट संसद थी, पार्लियामेंट थी, उन्होंने भी राजा को कई बार बोला कि राजा ऐसा नहीं चलेगा, मगर उन्होंने सुननी नहीं किसी की, क्योंकि भाई राजा से बड़ा तो ना कोई हो सकता है। बस इसी बात को लेकर संसद भी चाहती थी कि उनकी जो बेटी है, ठीक है, जिनका नाम है मैरी द्वितीय, मैरी द्वितीय को क्यों ना सिंहासन पर बैठा दिया जाए और राजा को हटा दिया जाए। और इसी एक अभियान में क्या होता है, क्रांति होती है। और क्रांति में क्या होता है कि संसद को सम्राट बदलने की शक्ति मिल जाती है और वो सम्राट बदल देते हैं। और इसे कहते हैं इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, जहां बिना खून बहाए उन्हें सफलता प्राप्त होती है। ठीक है, तो गौरवपूर्ण क्रांति आपको समझ में आ गया होगा। और इसी के कारण हम देखते हैं कि इंग्लैंड, जिन्होंने इतने सारे देशों पर अपना कब्जा किया, यहीं से कारण शुरू होता है, क्योंकि सबसे पहले उनको 1688 में आज़ादी मिल चुकी है। यानी कि इन सब चीज़ों से बहुत पहले वो उभर चुके थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है 3.7.2 आज़ादी के लिए अमेरिकी युद्ध। टॉपिक है आज़ादी के लिए अमेरिकी युद्ध। देखिए, अमेरिका को जानने के लिए आपको दिलचस्प होना पड़ेगा। रीज़न इसलिए क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि आज अमेरिका जो सुपर पावर बना हुआ है, उसके पीछे क्या रीज़न थे और क्या क्या ऐसे कारण थे जिसने अमेरिका को भी एक समय तक औपनिवेशिक बना के रखा, वो भी किसका? ब्रिटेन का। ठीक है, तो देखते हैं कि दो क्रांति जिसने समाज को बदल के रख दिया। पहली तो थी अमेरिकी क्रांति, ठीक है, और दूसरी क्या थी? अमेरिकी क्रांति के अलावा फ्रांसीसी क्रांति। इन्होंने समाज को बिल्कुल ही बदल के रख दिया। अब कैसे बदला वो हम अभी आगे टॉपिक में देखते हैं। इसी टॉपिक में सबसे पहले आपको जानना होगा कि 16वीं शताब्दी के आसपास इंग्लैंड में धार्मिक उत्पीड़न की वजह से यूरोपीय अमेरिका में बसने शुरू हो गए थे। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि धार्मिक स्थिति सही नहीं होने के कारण क्या होते हैं, लोग यूरोप छोड़ के इंग्लैंड अमेरिका में बसने लगे थे। ठीक है, इंग्लैंड से जा जाके। ठीक है, और वहाँ पे उनको एक आर्थिक अवसर
मिलने लगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भाई बहुत अच्छी सोसाइटी थी, बहुत अच्छा मार्केट था, तो उनको अपनी चीज़ें बेचने में आसानी होने लगे। ठीक है। ऐसे ही अमेरिका उस समय 13 उपनिवेश थे। अमेरिका में 13 उपनिवेश यानी कॉलोनी थी। यानी ये मान लो कि 13 अलग अलग कॉलोनियाँ बटी हुई थी, वो भी किनके नाम पे? स्पेन के नाम पे, फ्रांस के नाम पे, इंग्लैंड के नाम पे, इन सब का सिकंजा था उनकी कॉलोनी पे। जैसे आज की डेट में आप मान लीजिए 13 स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है। इंडिया के 13 स्टेट, वैसे ही अमेरिका के 13 उस समय स्टेट टाइप में थे। ठीक है। और इनकी एक स्थानीय विधानसभा होती थी, जैसे आज होता है ना सारी संसद, है ना, संसद के अंदर सारे फैसले होते, तो इनकी भी एक विधानसभा हुआ करती थी। और वाणिज्यवाद की जो नीतियां हैं, आर्थिक नीतियां जो, यानी कि पैसों पे जो डिपेंडेंसी थी, वो सारी किसकी थी? ब्रिटेन की थी, अमेरिका पे। ठीक है। अमेरिका कोई भी काम यानी कोई भी बाजार नहीं वहाँ पे लगा सकता था, क्योंकि वो सारा बाजार किसके अंडर में था? ब्रिटिश सरकार के अंडर में था। ठीक है। यानी कि पैसों से रिलेटेड इकोनॉमिक फैक्टर जो भी होंगे, इकोनॉमी जो बनेगी, वो सारी की सारी ब्रिटिश संसद से पास होकर ही जाएगी, तभी बनेगी। ठीक है। अब ये था। अब क्या होता था, इसके माध्यम से क्या हुआ था कि ब्रिटिश वाले जो लोग थे ना, वो अपने हित के लिए कभी भी चीज़ों को बदल सकते थे और उनके अंदर चेंजेस ला सकते थे। ठीक है। उपनिवेशों को औद्योगिक स्थापित करने की आज्ञा नहीं थी। मैंने अभी आपको बताया कि उपनिवेश जो थे, यानी अमेरिका जो उस समय उपनिवेश था, उनको अपना व्यापार, अपना बाजार बनाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो भी चीज़ आपको करनी है वो सारी ब्रिटिश से परमिशन लेकर करना होगा, या फिर ब्रिटिश व्यापारी आएंगे, आप उससे खरीदो। आपको अपने व्यापारी क्यों बनाने हैं? अपनी अपनी जगह क्यों उगानी है वो चीज़ें? ठीक है। अब उन्हें जैसे लोहे की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है ना, ये आपको ब्रिटिश माल से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ब्रिटिश लोग से। वे केवल इंग्लैंड द्वारा निर्धारित कीमत पर ही चीनी, तंबाकू, कपास आदि का निर्यात कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि आपको चीनी खरीदनी है तो आप ब्रिटेन से खरीदो, और ब्रिटेन जितना पैसा बोलेगा आपको, भले 1 किलो चीनी का 100 रुपये बोले, तो आपको 100 रुपये देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आप बाजार बना नहीं सकते, आपके व्यापारी चीनी का उत्पादन कर नहीं सकते, और कोई कंट्री वहाँ पे कब्जा यानी अपनी बाजार यानी व्यापारी लेकर नहीं आ सकते। ठीक है। आपको ये समझना आना चाहिए। इसने क्या किया? इसने ब्रिटिश वालों के खिलाफ अमेरिका को भड़का दिया, और यहाँ से अमेरिका का विरोध उकसाना शुरू हो चुका था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा बोलता है कि 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि फ्रांस के साथ भारत के युद्धों में, क्योंकि देखो इंग्लैंड के तो युद्ध निरंतर चलते रहे, चाहे वो भारत में रहे हो या फिर अपने पड़ोसी देश फ्रांस के साथ। ठीक है। तो इसने क्या किया? इंग्लैंड को बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी पैसों का खर्चा हो रहा है इनका बहुत ज़्यादा, और फ्रांस में भी पैसों का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसलिए युद्ध लड़ने के लिए पैसों की ज़रूरत आन पड़ी इनके पास। अब इसके लिए क्या किया इन्होंने? अमेरिकी उपनिवेशों से करों के द्वारा पूरा करने लगे। 1765 में ब्रिटिश संसद ने सरकारी दस्तावेजों के द्वारा क्या कह दिया कि अब हर इंसान को, यानी कि पर्चे पे जो भी लेन देन होगा ना, यानी कि आप ये मान लो कि अमेरिका में आपसे जो भी कार्य होगा, जो भी काम होगा, उन पे सारे टैक्स जो होगा ना, वो कौन लेगा? ब्रिटेन लेगा। ठीक है। और वो भी किसके? एक स्टैंप के जरिए। किसके जरिए? स्टैंप के जरिए। देखिए आप ये लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है। ये रहा। ठीक है। ये रहा। व्यापार लेन देन पर स्टैंप अधिनियम पारित कर दिया। अब स्टैंप अधिनियम क्या था? इसमें क्या कहता है कि सारा राजस्व जो अमेरिका का था वो ब्रिटेन की तरफ जाएगा। ठीक है। अब इसने क्या किया? 10,000 ब्रिटिश सैनिकों को बनाए रखने की लागत का भुगतान करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। यानी कि जो 10,000 ब्रिटिश सैनिक वहाँ पे है प्रेजेंट, उन पर पैसा खर्चा होगा। वो पैसा खर्चा किससे लेंगे? वो लोग अमेरिकी वासियों से लेंगे। ठीक है। इसलिए अमेरिकी के जो संसद थे वो लोग इनके खिलाफ होने लगे। देखो, अधिनियम के द्वारा उपनिवेशों ने अपना विरोध जताया, और दंगों ने औपनिवेशिक बंदरगाह शहरों को तबाह कर दिया। ठीक है। वो लोग इतना गुस्से में आ गए थे कि गृह युद्ध वगैरह, लड़ाई वगैरह शुरू हो चुकी थी। ठीक है। और औपनिवेशिक विधानसभाओं ने स्टाम्प अधिनियम के खिलाफ क्या कर दिया? संकल्प पारित कर दिया कि ये तो कंफर्म नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है। ये स्टैंप वाला जो अधिनियम है ना, वो तो आपको वापस लेना ही पड़ेगा ब्रिटिश संसद को। हम इसके खिलाफ हैं। किसने कह दिया? अमेरिकी वासियों ने कह दिया। और फाइनली हम देखते हैं कि 1766 के स्टैंप अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। हालांकि संसद ने चाय पर अपना जो कर था, टैक्स था, वो जारी रखा। ठीक है। मगर 16 दिसंबर को क्या होता है कि एक बहुत बड़ी घटना होती है। यह घटना आपको बता दूं 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है। कि बोस्टन टी पार्टी क्या थी? तो बोस्टन टी पार्टी में क्या देखते हैं हम कि 16 दिसंबर 1773 को
ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 जहाज़ों पर से चाय को समुद्र में फेंक दिया जाता है समुद्र में। इस घटना को बोस्टन की टी पार्टी के रूप में जाना जाता है। संसद ने बोस्टन के बंदरगाहों को बंद करा दिया, लेकिन अमेरिका की आज़ादी के लिए युद्ध की शुरुआत कर दी। क्योंकि आप एक बात बताओ, आप अगर ब्रिटेन के 3 जहाज़ पे से चाय उतार के फेंक दे, जो कि कितना महंगा होगा उस समय में, तो क्या वो पार्टी जो लोग हैं वहाँ के, वो लड़ाई नहीं करेंगे? तो क्या ऑब्वियस सी बात करेंगे। तो इससे क्या हो गया कि अब अमेरिका और ब्रिटेन की डायरेक्ट लड़ाई शुरू हो चुकी थी। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने 1774 में फिलाडेल्फिया में पहली महाद्वीप कांग्रेस की बैठक शुरू की। यानी कि आज की डेट में जो अमेरिका की जो संसद है वो कौन है? अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधि, यानी कि 13 स्टेट मान लो, उनके सब लीडर आते हैं और 1774 में फिलाडेल्फिया में बैठते हैं और कांग्रेस की बैठक बुलाई जाती है। और राजा से, इंग्लैंड के राजा से अपील की जाती है कि देखिए, आपको जो भी टैक्स लगाने हैं आप उनसे पूछ के लगाइए। अब राजा बोला, अच्छा तुमसे पूछ के लगाएंगे, इतने बड़े हो गए, अच्छा हमारे खिलाफ होना चाहते हो, चलो हमसे लड़ाई करो। और इस तरह क्या होता है कि राजा ने इसको अपने खिलाफ समझा, विद्रोह समझा और युद्ध की घोषणा कर दी। लड़ाई के अंत में 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया के अंदर ही, क्योंकि लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई कब खत्म हुई? 4 जुलाई 1776 में लड़ाई खत्म होती है। और इसी बीच में कांग्रेस ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता मांगी क्या, छीन ली एक तरह से, है ना। और सहकारी संघ के गठन की घोषणा कर दी कि भैया अब से हमारा भी एक क्या होगा, सेंट्रल होगा, हमारा भी एक स्टेट पॉलिसी होगी, हम भी प्रॉपर एक फ्रीडम कंट्री कहलाएंगे। ठीक है, और इस तरह से क्या हुआ कि इस देश के अंदर समानता पे जोर दिया गया और पूरी दुनिया को जीवन जीना, स्वतंत्रता, खुशी से रहने के लिए प्रेरित किया। और जो भी संसद में बोला जाएगा उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, प्रेस की फ्रीडम होगी, धर्म, कानून, इन सब के तहत न्याय की स्वतंत्रता सबको बराबर मिलेगी। और अमेरिकी क्रांति एक संघर्ष था जिसे 13 अमेरिकी उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ादी मिली और एक राष्ट्र को जन्म दिया जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अभी ऊपर ही हमने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अमेरिका और फ्रांस ने अपनी क्रांतियों से क्या क्या दिया आपको। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमने यहीं से सीखा, समानता का अधिकार यहीं से सीखा, प्रेस, भाषण, धर्म, कानून, इन सब की जो आज़ादी है हमें अमेरिकी युद्ध के बाद ही देखने को मिलती है। अमेरिकी क्रांति ने इन सबको क्या किया, लोकतांत्रिक की एक रियल डेफिनेशन बताई। ठीक है, कि एक लोकतांत्रिक समाज कैसा होना चाहिए, ये किसने बताया? अमेरिकी युद्ध ने बताया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मगर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं जिसका नाम होगा फ्रांसीसी क्रांति। हमने अमेरिकी क्रांति पढ़ लिया है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अब फ्रांसीसी क्रांति कर रहे हैं, उसमें से ही पूछा जाएगा, मगर वीडियो लंबी हो रही है इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक और चीज़, आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो फिर से कह रहा हूँ देख लीजिएगा ताकि ज़्यादा बेहतर समझ में आए। और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कहे थे उसका भी आंसर मुझे आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, नहीं पता होगा तो मैं खुद बता दूँगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।